किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। मैं सूर्यास्त बिंदु से 1897 के बने गढ़वाली रेजिमेंटल मेस की ओर भागा, क्योंकि नीले से काले होते आसमान के नीचे तेज हवाएं मौसम को अचानक ठंडाने और बारिश की पहली बड़ी बड़ी बूंदें इस देर शाम गर्मियों में ओलावृष्टि का संकेत देने लगीं। अभी कुछ ही पल पहले मैं डूबते सूरज की लहर लहर फैली लालिमा की पृष्ठभूमि में ग्रिफान गिद्धों की फोटो खींचने में व्यस्त था। वो पहाड़ियों की उभरी पीठ से नीचे की ओर शाम के भोजन की तलाश में संकरी घाटी के किनारों के ऊपर उड़ रहे थे। अब कड़कती बिजली बार बार क्षितिज पर धमनियों और नसों जैसी चमकदार जड़ें फेंक रही थी। जब जब ये नज़ारा नज़दीक से दूर तक जगमगाया, मुझे लैंसडाउन का हरा भरा परिवेश भी बीच बीच में चमकता दिखा। आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कुछ कहानियां, और मैं अतुल विश्नोई आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं अजय जुगरान की लिखी हुई कहानी छोटी सी कुर्बानी। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठंड के थोड़ा और बढ़ने पर मुझे अपने फौजी बहनोई और उनके दोस्तों के साथ शाम 7 बजे की बार में अपनी तय मुलाकात याद आई। मैं औपचारिक कपड़े पहनने के लिए दिवंगत अंग्रेज कर्नल रॉबर्ट के बंगले में सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर गया। अपने फोटोग्राफी दौरे से पहले मैंने कमरे में अपना सामान इधर उधर बेतरतीब छोड़ा था। अब जब मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा, अपने कपड़ों को इस्त्री कर हैंगर पर टंगे और जूतों को पॉलिश से चमकते हुए पाया, तो मुझे याद आया कि लोग कहते हैं कि इस बंगले में रॉबर्ट का भूत और वो परियां रहती हैं जो इसके बनने से पहले यहां से उड़कर हिमालय जाती थीं। अपने कमरे और अपने सामान की स्थिति और सफाई देख मेरे मन में प्रश्न उठा कि रॉबर्ट वास्तव में कहीं एक मददगार जिन्न तो नहीं। मैं समय पर बाहर के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब तक बारिश और ओलों ने ऐसा शोर मचाया कि सब कुछ ठहर सा गया। मुझे छाता मंगवाना पड़ा और फिर ओलों से भरी सीढ़ियों और टाइल वाले रास्ते पर फिसलने से बचने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ा। इस तरह की देरी के अलावा मुझे पिछली शाम संतरी के बताए गए अनुभव के आधार पर कोने वाले गज़ीबो के करीब एक तेंदुआ मेरी ओर अपनी चमकती आंखें अपलक गढ़ाए दिखा। जब तक बिजलियों के एक और दौर ने मेरी दृष्टि साफ नहीं कर दी, तब तक मैं वहीं डटा रहा। इस सब से मुझे लगभग 15 मिनट की और देरी हुई। जब मैं बार में दाखिल हुआ तो मैंने कर्नल सुभाष और उनके दोस्तों को दाहिने हाथ के कोने वाले सोफे के पास अपनी अपनी ड्रिंक पकड़े खड़े देखा। मैं भी उन सब के साथ शामिल हो गया। कर्नल अपने एक कठिन फील्ड अनुभव के बारे में बताते हुए कह रहे थे, उस सुबह जब सिपाही जोगिंदर सिंह के बर्फ को कुचलने वाले कदम मेरी झोपड़ी के पास रुके, तब भी मैं स्लीपिंग बैग में ही दुबका हुआ था। मैंने उसके जोरदार जय हिंद साहब का जवाब बड़ी हिम्मत से जय हिंद कहकर दिया। फिर मैंने अपना सिर स्लीपिंग बैग से बाहर निकाला और अपनी आंखें खोली तो उनमें जलन भरा दर्द महसूस किया। इस समय तक जोगिंदर ने मेरी झोपड़ी में सारी खाली जगह को अपनी झुकी हुई उपस्थिति से भर दिया। मैं उसके हाथ तश्तरी में रखी चाय की खुशबू तो सूंघ सका, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। उनकी इस बात ने बार में मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। उनके आसपास के लोगों की बातचीत और हरकतें जिज्ञासा से भरे सन्नाटे में बदल गईं। वे खुद सोफे के किनारे बैठ गए और बिना जली सिगरेट से उसके आर्म रेस्ट को थपथपाते हुए बोले, देखिए, 1991-92 में मेरी बटालियन सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थी। हमारी विभिन्न कंपनियां बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों के बीच परिसरों में ग्लेशियर के चारों ओर स्थित थीं। प्रत्येक परिसर की अपनी अपनी चौकियां थीं। मेरी बहादुर कंपनी का मुख्यालय 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और हमारी चौकियां 19,000 से 20,000 फीट की ऊंचाइयों पर थीं।
हम बर्फ के एक भ्रामक रूप से शांत समुद्र में थे, जो बीच बीच में और तीखे सफेद ढलानों वाली आंशिक रूप से ऊबड़ खाबड़ चट्टानी चोटियों से घिरा हुआ था। नतीजतन मेरी कंपनी के परिसर बहादुर में पहुंचना इतना कठिन था कि वहां पहुंचने से पहले हम सबको अनुकूलन अभ्यास के कई चरणों से गुजरना पड़ता था। इन अभ्यासों का पालन किए बिना हाइपोथर्मिया, शीतदंश, चिलब्लेंस, एडीमा, पर्वतीय बीमारी, बर्फ अंधापन, हिमस्खलन, दरारों और आग के कारण चोट लगने और कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तता जैसी घातक चिकित्सा समस्याएं हो सकती थीं। ये कह कर्नल ने अपनी ड्रिंक की आखिरी चुस्की ली और गर्दन उठा अपने पसंदीदा वेटर को तलाशने लगे। लेंसडाउन में आगामी भारतीय सेना भर्ती अभियान के लिए कुछ दोस्तों के साथ उस वेटर का बेटा साहब द्वारा हर दिन ठीक सूर्योदय से पहले कठिन कसरत और लंबी दौड़ में प्रशिक्षित हो रहा था। उस वेटर ने बड़ी चुस्ती से साहब के अनकहे आदेश को चुपचाप पूरा किया ताकि उनकी बातों का क्रम न टूटे। अब ग्लास हाथ में ले वे आगे बोले। बटालियन बेस से बहादुर परिसर तक एक दूसरे परिसर से होकर गुजरना पड़ता था। दो परिसर के बीच के बिंदु को राहत और दवाओं के आदान प्रदान के लिए हाफ लिंक लोकेशन के रूप में चिन्हित किया गया था। चूंकि कंपनी मुख्यालय में हेलीकॉप्टरों द्वारा राशन और दवाइयां गिराई जाती थीं, इसलिए कंपनी मुख्यालय और उसकी चौकियों के बीच भी हाफ लिंक स्थापित किए गए थे। बुनियादी बातों के लिए इतनी कड़ी व्यवस्था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का खाना पीना तो अच्छा रहा होगा सियाचिन में। एक भरभराती आवाज ने टिप्पणी की। कर्नल ने थोड़ा मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैदानी इलाकों में एक औसत पुरुष के पोषण के लिए सामान्य कैलोरी की मात्रा 2500 है, 4500 से 5500 हो जाती है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर आदमी को भूख की गंभीर कमी का अनुभव होता है और वो 1000 कैलोरी भी नहीं ले पाता। इस कारण शरीर का वजन और याददाश्त कम, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन सताते हैं। रात के मल के निपटान में होने वाली समस्याओं को भी इस दुख की सूची में जोड़ दें। मानव मल कम तापमान में आसानी से विघटित नहीं होता है और इसे निपटाने के लिए भोजन की व्यवस्था और उपभोग के समान ही सम्मानजनक प्रयास की आवश्यकता होती है। मेरे अनुभव में ऐसी ठंड और नीरस जगह में शौच करना कई कला और फिटनेस की परीक्षाओं से कठिन होता है। उनके इस उत्तर पर वहां कुछ आधी अधूरी हंसी उभरी और कर्नल भी कुछ हंसे। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी बची हुई ब्रांडी गटकी, उसे तत्काल 3 हिस्से गर्म पानी के साथ फिर से भर दिया गया। आवास के बारे में कुछ बताएं कर्नल, क्या सभी मौसम के लिए टेंट होते हैं? किसी ने पूछा। नहीं, बहुत बेहतर। हमारे पास इग्लू के आकार की पूर्व निर्मित झोपड़ियां थीं। ये झोपड़ियां बर्फ पिघलने पर गर्मियों के परिदृश्य के एक हिस्से के रूप में उभर कर सामने आ दिखाई देती थीं। सर्दियों में वे इतनी भारी बर्फ के नीचे गायब हो जाती थीं कि हम -40 डिग्री सेल्सियस के मौसम में उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोदते थे, उन्होंने कहा और अपनी सिगरेट देखने लगे। इस पर एक युवा अफसर उनकी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ले आगे बढ़ा। उन्होंने एक लंबा कश लगाया और सुलगती सिगरेट की रोशनी में उनका 2 झुर्रियों वाला चेहरा, मोटा चौकोर जबड़ा और उनकी मोटी उंगलियों पर चौड़े नाखून दिखाई दिए, जो सब अब भी उस जबरदस्त मुक्केबाज का परिचय दे रहे थे जो वो अपने NDA IMA के दिनों में हुआ करते थे। अब बार बिरादरी का एक हिस्सा कर्नल की आवाज और नजर की सीमा के भीतर काउंटर के करीब पहुंच गया और कुछ अन्य लोग एक अर्धवृत्त के रूप में उनकी ओर बढ़े। राशन, राहत और सुरक्षा के लिए हम लिंक गश्ती चलाते थे, उन्होंने कहा, और फिर वहां हल्की हलचल शांत होने के लिए रुक वे आगे बोले। फरवरी 1992 की शुरुआत में 8-10 दिनों तक लगातार भारी बर्फबारी ने सब कुछ कई फीट बर्फ से ढक दिया और जमीन पर सफेद टीलों की चादर बिछ गई। सारे रास्ते मिट गए, घाटियां भर गईं, दृश्य अवरुद्ध
और बदल गए। चारों ओर इतनी अस्थिर प्राकृतिक सुंदरता के चलते सभी गश्तों को निलंबित करना पड़ा। हर स्थान एक ऐसा अकेला सफेद द्वीप बन गया जिससे किसी और का कोई संपर्क नहीं रहा, क्योंकि संचार माध्यम भी खराब हो गए। अभी उन्होंने ये बात पूरी ही की थी तो बार के शीशों के बाहरी हिस्सों में ताबड़तोड़ ओले गिरने लगे, जिसे उस तरफ पीट कर खड़े लोगों को आगे बढ़ पीछे मुड़ देखना पड़ा। अब बाहर का मौसम शांत होने से इनकार कर रहा था और शायद उन्हें इससे भी बदतर स्थिति की याद दिला रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में लोग अपना ध्यान वापस ले कर्नल की ओर आए और उन्होंने फिर से अपनी कहानी का सिरा पकड़ा। और फिर आखिरकार एक बहुत तेज हवा वाली देर शाम बाद सुई पटक सन्नाटा छाया और एक चमकदार नीला सितारों भरा आसमान रात भर में हम पर छाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए अपनी सिगरेट का एक कश खींच उसे जिंदा कर दिया। फिर उन्होंने कुछ नमकीन मूंगफली के दाने खाए और अपनी ब्रांडी का एक बड़ा घूंट लिया। उनकी ब्रांडी अभी भी थोड़ी गर्म थी, क्योंकि जिस साइड टेबल पर उसे रखा गया था वो फायरप्लेस की चिमनी के पास थी। इस तरह तरोताजा होकर उन्होंने कहानी की डोर फिर से थामी। उस सुबह मैंने 2 परिसरों के बीच हाफ लिंक के लिए मार्ग को फिर से खोलने का फैसला किया। क्षेत्र में ऑक्सीजन के बहुत कम स्तर के कारण मार्ग खोलना एक बहुत ही कठिन काम है। इसमें बर्फ को पैरों से पीटकर नीचे दबा गंतव्य तक 2 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। हम इस क्षेत्र में जो जूते पहनते हैं उनमें स्टील की कीलें होती हैं और उनके चारों ओर बर्फ जम जाती है, जिससे ये काम और भी मुश्किल और थका देने वाला होता है। हमारे सामने एक और चुनौती ये थी कि हमने पहले जो भी मार्ग चिन्ह लगाए थे वे पूरी तरह से बर्फ में दब गए थे। हमें निर्धारित पथ पर रखने और दरारों से दूर सुरक्षित रखने के लिए उनकी बड़ी जरूरत थी। कुछ दरारें कुछ ही फीट गहरी और अन्य शायद सतह के कहीं नीचे पाताल के अंधेरों तक जाती थीं। अब जब ये चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैंने 3 रस्सियां तैयार करने के लिए कहा। एक रस्सी 6 सैनिकों को एक साथ चलने और काम करने के लिए बांधती है। उस रस्सी पर किसी एक या अधिक के साथ दुर्घटना की स्थिति में अन्य सैनिक बचाव अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और खतरे में पड़े लोगों को बचा सकते हैं। सुबह 5:30 बजे सूर्योदय से ठीक पहले 3 रस्सियों पर पूरी तरह से सुसज्जित मेरे 18 सैनिक बेटे मार्ग चिन्हों के साथ हाफ लिंक की ओर चल पड़े। मैं 10 सदस्यीय त्वरित प्रतिक्रिया दल के साथ पीछे रुका और मार्ग खोलने वाली पार्टी के साथ संपर्क में रहने के लिए रेडियो एक्सचेंज का संचालन करने लगा। सूरज खुल के चमक रहा था और हम सभी ने अपनी आंखों को उसकी पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए विशेष चश्मे पहन रखे थे। मैं अपनी दिल की गहराइयों में अपने लड़कों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था, जो हर समय अपनी धीमी लेकिन निरंतर प्रगति की रिपोर्ट कर रहे थे। अचानक लगभग 10:30 बजे रेडियो सेट एक जोरदार भयावह चीख के साथ सक्रिय हो गया। साहब, हिमस्खलन! और फिर उस पर मौत की चुप्पी छा गई। मैं घबरा गया। मैंने रेडियो सेट के जरिए बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। निश्चित रूप से मार्ग खोलने वाली पार्टी का रेडियो ऑपरेटर भी बर्फ की चपेट में आ गया था। मैंने खुद को संभाला। अब त्वरित कार्रवाई करने का समय था। हम ऐसी जगह पर थे जहां एक सिपाही का अपना पसीना उसके दस्तानों और जूतों में जम उसके हाथ पैरों में शीत दंश पैदा कर सकता है। बर्फ की कुल्हाड़ियां, हिमस्खलन की छड़ें, स्ट्रेचर और प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर हम मार्ग खोलने वाली पार्टी द्वारा बनाए गए रास्ते पर आगे बढ़े। बर्फ कई जगहों पर तेज धूप से पिघल गई थी
और रास्ता नरम हो गया था, लेकिन हम किसी तरह 45 मिनट में हिमस्खलन वाली जगह पर लड़खड़ाते, फिसलते, गिरते, कोहनी के बल अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते हुए पहुंच गए। ये जगह दो पहाड़ों के बीच एक विशाल, खुरदरी, लहरदार, सफेद पथरीली कब्र के अलावा और कुछ नहीं थी। 1-2 मिनट तक जब हम उस जगह का जायजा ले रहे थे तो मैं और मेरे आदमी चिल्लाते रहे, कोई है, कोई है, और अपने भाइयों के नाम बार बार पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ये नजारा देख खुद को मन ही मन बहुत कोसा। फिर हम काम पर लग गए। धीरे धीरे हमने हिमस्खलन की छड़ों का इस्तेमाल करके अपने भाइयों को खोजने की कोशिश की। फिर अचानक एक सिपाही ने एक बड़ी चट्टान के चारों ओर रस्सी का एक घेरा देखा। हमने रस्सी को खींचा और चट्टान के चारों ओर रस्सी के साथ साथ अपने हाथों से बर्फ को हटा पहले सैनिक तक पहुंचे, जो मुंह के बल बेसुध लेटा हुआ था। फिर उसी रस्सी के साथ बर्फ में डूबे अन्य 5 लोगों तक हम पहुंचे। वे सदमे में थे और ठंड से सुन्न हो गए थे, इसलिए हम में से कुछ ने उनके शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए उनकी मालिश की। जैसे ही पहले कुछ होश में वापस आए और बड़बड़ाने लगे तो हमारा उत्साह सीमाहीन हो गया। हमने सभी साधनों का उपयोग कर शेष 12 की तलाश जारी रखी। कुछ ही मिनटों में एक स्नो बूट का हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। उसके चारों ओर की बर्फ हटाने पर हमने पाया कि जो सिपाही उसे पहने हुए था उसका सिर बर्फ में दबा था, लेकिन अभी भी वो रस्सी से बंधा था। कुछ ही मिनटों में रस्सी के ऊपर चारों ओर की बर्फ साफ की गई और उस पर मौजूद सभी सिपाहियों को बाहर निकाल होश में लाया गया। इस बीच बचाव दल के एक सदस्य ने बर्फ के 2 बड़े टुकड़ों के बीच एक लाल धागा देखा, जो हिमस्खलन रस्सी का एक हिस्सा था। हम 20 फीट दूर उस सैनिक के पास पहुंचे जिस पर इसका दूसरा सिरा बंधा हुआ था। जिस रस्सी पर वो था उसके साथ साथ हमने 5 और लोगों को खोद निकाला। वो सब बमुश्किल जीवित थे, पर हमारी बातें सुन पा रहे थे। हम सब इकट्ठे हुए। बचाए गए सैनिक एक कतार में खड़े थे। मैंने उनमें से हर एक को गले लगाया और अपने 18 बेटे गिने। अपनी गिनती पर यकीन न करते हुए मैंने उन्हें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 2 बार गिना। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि सभी को बचा लिया गया है तो मैं खुशी से रोने लगा और मेरी टीम ने मुझे घेर लिया। हमारी खुशी के आंसू हमारे गालों पर जम गए थे और आगे की यात्रा के लिए एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सहज ही भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। जब हम कंपनी मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे तो सिपाही बहादुर सिंह ने मुझे बताया कि कैसे किस्मत ने कुछ घंटे पहले उन 18 सिपाहियों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। ऐसा हुआ कि जब मार्ग खोलने वाली पार्टी हिमस्खलन स्थल पहुंची तो सूरज बर्फ से ढके पहाड़ों पर बहुत तेजी से चमक रहा था, और जब उन्होंने नीचे स्थित बर्फ को अपने पैरों से दबा दबा कर मार्ग बना पार करना शुरू किया तो पहले तो वहां पड़ी बर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर कुछ ही पलों बाद वो पहाड़ों की गोद से आने वाली एक भीषण बर्फीली बाढ़ में बह गई। कुछ ही देर में हिमस्खलन ने उन 18 को जिंदा बर्फ की कब्र में पहुंचा दिया। ये कहते हुए कर्नल एक और सिगरेट जलाने के लिए रुके और वेटर ने फिर उनका ग्लास भर दिया। सर, बहादुर सिंह ने कहा भाग्य ने आपके लड़कों को बचाने में हस्तक्षेप किया, वो कैसे? एक उत्सुक आवाज ने पूछा। बहादुर सिंह ने मुझे बताया कि जब वो बर्फ के नीचे दबे हुए अपने जीवन के आखिरी कुछ सेकंड में भगवान को याद कर रहा था तो उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर से दम घोंटू बर्फ का वजन बहुत कम हो गया है। हुआ यूं कि एक दूसरा हिमस्खलन उनके ऊपर से कई टन बर्फ को काट नीचे बहा ले गया। इसी कारण चट्टान पर रस्सी का फंदा, हिमस्खलन रस्सी और उसके जूते का एक हिस्सा बचाव दल को दिखाई दिया और उन सब का बचाव संभव हो सका।
कर्नल, आपकी कहानी की शुरुआत आपने अपने न देख पाने की बात से की थी। क्या हुआ था? किसी ने पूछा। बचाव के दौरान मैंने अपने बर्फ के चश्मे उस जवान को दे दिए जिसने हिमस्खलन में अपना चश्मा खो दिया था। इसलिए मेरी आंखें बर्फ से परावर्तित सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ गईं और मैं अंधा हो गया। मुझे अपनी नज़र पूरी तरह से वापस पाने में 3 से 4 दिन लग गए। कर्नल ने सहज उत्तर दिया। इस बात पर ब्रावो कर्नल ब्रावो, आपकी बहादुरी की जय हो, चीयर्स टू यू की आवाजें एक स्वर से बार में उठीं और गिलासों की खनक ने वातावरण बदल दिया। लगभग आखिरी खनक पर, खाना तैयार है श्रीमान, मेस हवलदार ने घोषणा की। कर्नल ने हवलदार साहब से नजर मिलाई और खाने के लिए उठ खड़े हुए। उस शाम लगभग सभी ने उनसे कसकर और लंबे समय तक हाथ मिलाया और उन्हें कई लोगों ने गले मिल थपथपाया भी। कोई भी उनकी बातों या चाल से ये समझ नहीं पाया कि जिस बचाव के बारे में उन्होंने बताया उसमें उनकी पीठ में बहुत चोट लगी और साथ ही शीत दंश के चलते उनके दाहिने पैर की 3 और बाएं पैर की 2 उंगलियां काटनी पड़ीं। जब मैंने उन्हें कर्नल रॉबर्ट की प्रतिमा के पास से अपने कमरे में वापस जाते समय वो सब याद दिलाया तो उन्होंने ये कह मुझे निशब्द कर नम कर दिया, मेरे लिए मेरे हर एक सिपाही बेटे की जान मेरी उन उंगलियों की छोटी सी कुर्बानी से कहीं बढ़कर है। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई ये रोचक कथा छोटी सी कुर्बानी। आशा है आपको यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी या सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुतियों को और अधिक सुधारने में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।